केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि हिंसाग्रस्त मणिपुर में स्थिति नियंत्रण में है। कल भी कर्फ्यू में ढील दिया गया था और आज भी ढील दिया गया था और इस दौरान कोई वहां पर हिंसा नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से कहा है कि वहां पर हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में जो जरूरी चीजें हैं उसके लिए सरकार व्यवस्था करे। साथ ही साथ वहां धार्मिक स्थल है उनके सुरक्षा के लिए व्यापक बंदोबस्त करने के सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है राज्य सरकार से कि इस मामले में विस्तृत एक नया स्टेटस रिपोर्ट दायर करे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 17 तारीख के लिए चल गई है। अगली सुनवाई 17 मई को होगी। इस बीच याचिकाकर्ताओं की तरफ से मांग की गई कि हिंसाग्रस्त इलाकों से लोगों को हटाने की व्यवस्था की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया कि वहां पर सरकार पूरी तरह से लगी हुई है और सरकार हर संभव कोशिश करे कि वहां स्थिति नियंत्रित पे करने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन विजय के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा का चुनाव प्रचार अब से थोड़ी देर में 5 बजे थम जाएगा। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत अपनी सत्ता को बचाने में लगा दी है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने हर वो कदम उठाया है अपनी रणनीति के हिसाब से जो उसको वापसी सत्ता में ला सकती है। ऐसे में जेडीएस एक बार फिर से किंग मेकर बनने की सपना देख रहा है। 224 विधानसभा के लिए 10 तारीख को मतदान होना है और 13 तारीख को उसके नतीजे आने हैं। तो अब सबको 13 तारीख का इंतजार करना होगा कि कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों में से किसको जनता ने अपना मतदान दिया है, अब की सरकार बनाने की वो मौका देते हैं। हालांकि जेडीएस की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिस तरीके की लड़ाई सड़कों पे जमीन पे दिखाई दे रही है। कैमरामैन अजय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है और तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाना है। वोटिंग के लिए बीजेपी बूथ मैनेजमेंट की मास्टर मानी जाती है और लगातार इसी कड़ी में कर्नाटक में भी जमीन पर अब काम हो रहा है और बीजेपी अब आज से 2 दिन तक लगातार बूथ मैनेजमेंट का काम देखेगी। बड़ा सवाल यही है कि जो मेन वोट बैंक है बीजेपी का लिंगायत समुदाय, उसमें से लक्ष्मण सावदी और जगदीश शेट्टार के अलग होने के बाद एक ग्रुप जो कि वीर शैव ग्रुप है लिंगायत समुदाय का, उसने बीजेपी के बाइकाट का ऐलान किया और कर्नाटक में 38 साल का इतिहास है कि कभी भी कोई भी सरकार यहाँ रिपीट नहीं होती। लिहाजा अब बूथ मैनेजमेंट पे बीजेपी का पूरा जोर है। जो उसके वोटर्स हैं, कोर वोटर्स हैं, उनके अंदर जागृति रहे, वो जोश में रहे, तभी इस चुनाव को जीता जा सकता है और इसी लाइन पे अब बीजेपी आगे बढ़ रही है। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन सोमवार को बेंगलुरु के विजयनगर में रोड शो किया। एक भव्य रोड शो में राज्य भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भाग लिया, जबकि बड़ी संख्या में लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सड़कों पर जमा हुए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस नेताओं ने विभिन्न रोड शो, रैलियों और चुनाव अभियान आयोजित किए। कांग्रेस भाजपा से सत्ता छीनने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, जो वैकल्पिक सरकारों के 38 साल पुराने पैटर्न को तोड़ने और राज्य में अपनी सत्ता बनाए रखने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई जनसभाओं को संबोधित किया और कॉफी शॉप में लोगों के साथ कॉफी पी और बातें की। कैमरा पर्सन रफीक के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को एक मंच पर लाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसके तहत कल यानी 9 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उड़ीसा जाएंगे और 11 मई को वह महाराष्ट्र जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात उद्धव ठाकरे और शरद पवार से होगी। बिहार के मुख्यमंत्री का विपक्षी एकता की मुहिम के तहत पश्चिम के राज्य में मुख्यमंत्री का यह पहला दौरा होगा। शरद पवार ने विपक्षी एकता के सवाल पर नीतीश कुमार के पहल का स्वागत करते हुए एक मिनिमम साझा कार्यक्रम की बात कही है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि सभी लोग एक साथ आएंगे तो हमारी लड़ाई को मजबूती मिलेगी और हम जीत हासिल कर सकते हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हुई थी और ममता बनर्जी ने आग्रह किया था कि विपक्षी एकता की जो बैठक है वह बिहार में होनी चाहिए और संभावना यह भी है कि इस महीने के आखिरी सप्ताह में विपक्षी एकता की बैठक
बिहार की राजधानी पटना में होने वाली है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव का प्रचार अपने अंतिम दौर में है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी ताकत के साथ प्रचार के लिए मैदान में अभी भी डटे हुए हैं। मुख्यमंत्री आज भी मिर्जापुर, बाराबंकी और अयोध्या में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होना है और उससे ठीक पहले यानी 10 मई को उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों स्वार और 96 पर उपचुनाव के लिए मतदान होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भारतीय जनता पार्टी सरकार के तमाम मंत्री और संगठन के पदाधिकारी इन चुनावों में जमकर प्रचार कर रहे हैं। स्वार सीट पर खासतौर से बीजेपी मदद कर रही है क्योंकि ये सीट उसने अपने सहयोगी दल अपना दल को दे दी है। ये सीट अब्दुल्ला आजम की सदस्यता खारिज होने के बाद खाली हुई थी। पहले चरण के मतदान का प्रतिशत कम होने की वजह से बीजेपी ने अब अपनी रणनीति में भी बदलाव किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संगठन के तमाम पदाधिकारी भी बूथ मैनेजमेंट पर खास तौर से फोकस कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जा रहा है कि हर मतदाता को पोलिंग बूथ तक पहुंचाए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। जालंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए 10 मई को वोट डाले जाने हैं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। यही वजह है कि सभी पार्टियों के दिग्गज नेता जो हैं वो जालंधर में उतरे हुए हैं। सभी पार्टियों के सभी नेता जो हैं इस वक्त जालंधर में रैली के अलावा रोड शो कर रहे हैं और सभी लोग वोटरों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जालंधर लोकसभा उपचुनाव में मुकाबला जो है वो कांटे का हो गया है। इसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भाजपा और अकाली बसपा जीतने के लिए पूरी जोर लगाई हुई है। 2 दिन की अगर हम बात करें तो जालंधर में अरविंद केजरीवाल के अलावा सीएम भगवंत मान जो है वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस ने यहां पर करमजीत कौर को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के सभी बड़े प्रदेश के जो नेता हैं वो यहां पर लगातार चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। हालांकि प्रचार की कमान कांग्रेस उम्मीदवार करमजीत कौर और चौधरी परिवार ने खुद संभाला हुआ है। मुकाबला जो है वो कांटे का है क्योंकि सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन इंदर के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर 16वें दिन भी लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। इस धरने प्रदर्शन में आज पंजाब के भारतीय किसान यूनियन के सिद्धूपुरा यूनियन की टीम ने बड़ी तादाद में पहलवानों को समर्थन देने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे और जब ये किसान यूनियन के सदस्य जब दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे तो पुलिस और किसान यूनियन के लोगों के बीच में भारी धक्का मुक्की हुई और इस धक्का मुक्की के दरमियान कई जगहों पे पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी गई। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है, जिसमें खाप पंचायतों के साथ साथ अब भारतीय किसान यूनियन के लोग भी बड़ी तादाद में जुटना शुरू हो गए हैं और इनकी मांग है कि जल्द से जल्द धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने जो आरोपी हैं उनके बयान दर्ज किए जाएं। ऐसे में अब सबकी नजरें हैं 21 मई को खाप पंचायतों की तरफ से डेडलाइन और भारतीय किसान यूनियन की इस आंदोलन में अपनी सहभागिता के बाद सरकार का अगला कदम क्या होगा। कैमरामैन सुनील के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कंडी इलाके से सटे घने जंगलों में सुरक्षा बलों का आतंक के खिलाफ महा ऑपरेशन त्रिनेत्र चल रहा है। आज इस ऑपरेशन का चौथा दिन है और लगातार सुरक्षा बलों की ओर से बड़े पैमाने पर घने जंगलों में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इन जवानों का यही मकसद है कि जितनी जल्दी हो सके जितने भी आतंकी इस घने जंगलों में छिपे हुए हैं चुन चुनकर उन तमाम आतंकियों को मौत के घाट उतारा जाए। आप देखिए भारतीय सेना के जवान जो हैं बेहद ज्यादा अलर्ट हैं, अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं और आगे आप सामने घने जंगल का इलाका देखिए। इस घने जंगल के अंदर चप्पे चप्पे पर जो जवान है वो मौजूद हैं। एक बड़े पैमाने पर इस घने जंगलों में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये सामने का इलाका देखिए, ये कंडी से सटा हुआ घना जंगल है और ठीक इसके सामने है केसरी हिल और इसी जगह पर आतंकी जो हैं वो छिपे हुए हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि इस घने जंगल के अंदर कई गुफाएं हैं जिस गुफाओं में आतंकी जो हैं वो दुबके हुए हैं। कैमरामैन मक्खन लाल के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, राजौरी। पाकिस्तान में बैठे मिलिटेंटों के आका जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक से इतने बौखलाए हुए हैं कि वो जम्मू कश्मीर खासतौर पर श्रीनगर में इस बैठक से ठीक पहले किसी बड़ी मिलिटेंसी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में है।
इस तरह का अलर्ट जारी करते हुए खुफिया एजेंसीज ने कहा है कि कश्मीर घाटी खासतौर पर श्रीनगर में NIA मुख्यालय से लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस के मुख्यालय या फोर्सेस के किसी कैंप को मिलिटेंट निशाना बना सकते हैं। इस तरह के लगातार जो है खुफिया इनपुट्स मिल रहे हैं, जिसके चलते पूरे जम्मू कश्मीर खासतौर पर श्रीनगर में फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है और यही कारण है कि पूरे श्रीनगर में फोर्सेस की तैनाती भी बढ़ा दी गई है और चौकसी भी फोर्सेस की काफी सख्त नजर आ रही है। विभिन्न मुठभेड़ों में 5 मिलिटेंट मारे गए और कई सारे मिलिटेंट और OGWs को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से जो दस्तावेज और दूसरी चीजें बरामद हुई है, उससे ये भी खुलासा हुआ है कि श्रीनगर के अंदर कई सारे जो फोर्सेस के मुख्यालय से लेकर NIA ऑफिस, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिस की रेकी की गई है। कैमरामैन जुब रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को पुलिस ने माफिया घोषित कर दिया है। पुलिस ने अपनी FIR में शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी लिखा है। FIR में ये भी लिखा गया है कि शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती है। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद आरोपी और 5 लाख रुपए के इनामी साबिर को शाइस्ता परवीन का शूटर बताया गया है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने के प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने 2 मई को अपने ही थाने में एक FIR दर्ज कराई थी। शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद के जिस दोस्त आतिन जफर के घर रुकी थी, उसके घर में भी छापेमारी के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की थी। 15 अप्रैल को अतीक अहमद की हत्या के बाद उसके जनाजे में शामिल होने के लिए 16 अप्रैल को शाइस्ता आतिन जफर के घर पर रुकी हुई थी। यही नहीं, नैनी जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद से भी पूछताछ के लिए पुलिस उसे रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 2 इनामी नक्सलियों को मार गिराया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर जवानों ने करारा प्रहार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं। जानकारी के अनुसार 8 लाख के इनामी नक्सली गोलापल्ली SOS कमांडर मड़कम इर्रा और 3 लाख की इनामी नक्सली इर्रा की पत्नी कोडियाम भीमे को जवानों ने ढेर कर दिया है। जानकारी के अनुसार ऑटोमेटिक वेपन्स 303 समेत भारी मात्रा में ID और अन्य सामग्री बरामद किया गया है। बीते दिनों अरनपुर में हुए घटना के बाद सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया है। दंतेवाड़ा, सुकमा समेत घोर नक्सल क्षेत्रों में अब नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र में शरद पवार की NCP उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के साथ गठबंधन में है और महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार शिवसेना शरद पवार पर सीधे तौर पर हमला बोल रही है और अब सामना में शरद पवार पर सीधे तौर पर तंज कसा गया है। ये कहा गया है कि शरद पवार अपना उत्तराधिकारी तैयार करने में असफल रहे हैं। शिवसेना ने कहा कि शरद पवार अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं तैयार कर सके जो उनके बाद पार्टी की कमान संभाल पाए। हालांकि इस लेख में शरद पवार के इस्तीफे वाले दाव को मास्टर स्ट्रोक बताते हुए कहा गया कि इससे भाजपा का गेम प्लान खराब हो गया, जिसके जरिए वो पार्टी तोड़ना चाहती थी। सामने में आगे लिखा गया कि शरद पवार राजनीति के वट वृक्ष की तरह है। वे कांग्रेस से अलग हुए थे और अपनी पार्टी बना ली थी। उन्होंने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया और उसकी ताकत भी महसूस की गई, लेकिन वे अपने बाद कोई पार्टी को संभाल सके ऐसा उत्तराधिकारी तैयार करने में असफल रहे। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा में उद्धव ठाकरे के CM पद से इस्तीफे को गलत बताया था। इसको लेकर भी शिवसेना ने तीखी प्रतिक्रिया जारी की थी। संजय राउत का कहना था कि शरद पवार की किताब में उद्धव ठाकरे के बारे में जो बात कही गई है वो पूरी तरीके से गलत है। कैमरा पर्सन दिलीप बावरे के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। बिहार में पूर्व नौकरशाहों को राजनीति भाने लगी है। लगातार कई पूर्व नौकरशाह विभिन्न राजनीतिक दलों का दामन थाम रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी है, जिसमें पिछले 1 सप्ताह के दौरान करीब 18 पूर्व नौकरशाहों ने ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आज की राजनीति गंदी होते जा रही है, व्यावसायिक होते जा रही है, वैसे में प्रशांत किशोर का साथ देना लाजमी है और इसीलिए वो प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हैं। प्रशांत किशोर बिहार में अपनी जन स्वराज यात्रा लेकर निकले हुए हैं और इस दौरान लगभग आधे बिहार का वो दौरा कर चुके हैं और विभिन्न मंचों पर जो उनके साथ है कई पूर्व नौकरशाह देखे जा रहे हैं। इससे पहले जहां 6 पूर्व IAS अधिकारियों ने प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन की थी, वहीं दूसरी तरफ अब करीब 12 पूर्व IPS अधिकारियों ने उनकी पार्टी को ज्वाइन किया है। अब खुले मंच पे आने के बाद अपने उद्गार भी सामने ला रहे हैं।
कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। बंगाल की खाड़ी से एक बार फिर से चक्रवाती तूफान का खतरा मंडराते दिख रहा है और चक्रवाती तूफान इस बार मोका के नाम से यहाँ पे जो तूफान सुनना शुरू हो चुका है। लगातार यहाँ पश्चिम बंगाल के जो समुद्र तटों में यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मछुआरे समुद्र में मछली मारने गए हैं उन्हें मना किया गया है कि वो अपने घरों को वापस आ जाए और मछुआरों को ये सलाह दिया गया है जिस तरह से देखें कि यहाँ गंगा नदी हो या समुद्र नदी हो, जिस तरह तूफान का यहाँ जो कहर आने वाला है, गंगा के स्तर जो जलों का स्तर बढ़ रहा है तूफान की वजह से समुद्री तटों पर यहाँ पे बंगाल के सभी तरह से कंट्रोल रूम के द्वारा निगरानी रखा गया है और पश्चिम बंगाल का जो कॉर्पोरेशन है वहां पे भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो मोका का कहर इस बार बंगाल में यहाँ पे साफ तौर पे यदि यहाँ बंगाल की खाड़ी से बनना शुरू हो रहा है और जिस तरह से कहे कि ये तूफान लगातार पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, कुचबिहार और यहाँ पे उत्तर बंगाल के ऐसे कई जिले हैं जहाँ पे तेज बारिश और मूसलाधार यहाँ पे कह सकते हैं कि बारिशों से लोगों का कहर ढहा सकता है। तो इसको लेकर पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम को पूरी तरह से तैनात कर दिया गया है और इसको लेकर कह सकते हैं कि सोमवार आज से लेकर बृहस्पतिवार तक सतर्कता बरता गया है और मोका का जो कहर है वाकई कह सकते हैं इस बार जो बंगाल की खाड़ी से बनना शुरू हो चुका है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। अगर आप केदारनाथ धाम यात्रा के लिए सोच रहे हैं तो फिलहाल आपको इंतजार करना होगा क्योंकि भारी बर्फबारी के चलते फिलहाल केदारनाथ धाम यात्रा के पंजीकरण को रोक दिया गया है। यहाँ आपको बता दें कि उत्तराखंड मौसम पूर्वानुमान में चेतावनी के बाद सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के नए पंजीकरण पर 15 मई तक रोक लगा दी गई है, यानी कि चरणबद्ध तरीके से ये रोक लगाई गई है। पहले 25 अप्रैल से 23 अप्रैल तक रोक लगाई गई थी। इस दौरान श्रद्धालुओं ने 1 मई से नए पंजीकरण कराए। इसके बाद पर्यटन विभाग ने 1 से 5 मई के बीच नए पंजीकरण रोके। श्रद्धालु अब 15 मई से आगे के लिए केदारनाथ धाम में नए पंजीकरण करा सकते हैं, यानी कि केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी एक अहम वजह है कि केदारनाथ धाम में पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। यानी कि अगर आप अब केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं तो आप 15 मई के बाद पंजीकरण करा सकते हैं और उसके बाद केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। कैमरामैन साहिल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। देश के पहले वायुसेना विरासती सेंटर को देश को समर्पित कर दिया गया है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे ही चंडीगढ़ पहुंचे तो उन्होंने तुरंत ही इस जो विरासती सेंटर का उद्घाटन किया। उनके साथ पंजाब चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित थे, सांसद किरण खेर भी मौजूद थी और इस जो सेंटर की खासियत है कि इस सेंटर में वायुसेना के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी गई और वहीं पर MiG-21 को स्पेशल जहां पर लाकर रखा गया है कि जो आम लोग हैं वो जहाज़ के बारे में पूरी की पूरी जो जानकारी है वो ले सके। और इसी के चलते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीधे विमान के कॉकपिट में गए जहां पर उन्होंने वहां के अंदर का जायज़ा लिया और अब क्योंकि अब चंडीगढ़ प्रशासन को ये ट्रांसफ़र कर दिया गया है क्योंकि 2022 में एक MOU हुआ था और इसी के चलते ही 17,000 वर्ग फीट में इस सेंटर को बनाया गया है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।